फंगल इन्फेक्शन में कभी भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मत कीजिए, चूँकि वो उसको ठीक नहीं करेगा, वो उसको मज़ीद बिगाड़ देगा। अमूमन ये जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है ये पीरियड्स के बाद स्टार्ट होता है, पीरियड के मिड में जाकर ये पीक पे जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाता है। ये भी एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की निशानी है। वो वजाइनल डिस्चार्ज जिसे हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, अमूमन 2 तरह की अगर हम इसको करें डायग्नोज, तो अमूमन 2 तरह के होते हैं। एक फंगल होता है और एक बैक्टीरियल होता है, यानी कैंडिडाइसिस हो सकता है। फंगल के अंदर टिपिकली पेशेंट को जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो ये होती है कि थिक डिस्चार्ज होता है, कर्ड लाइक होता है, फुटियाँ से बन जाती हैं। वजाइनल डिस्चार्जेस बहुत मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं। एक तो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसको लिकोरिया कहते हैं। ये वो वजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसमें ना तो कोई स्मेल होती है ना कोई ख़ारिश होती है, जिसमें यूजुअली पेशेंट को ये प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन चूँकि हर मरीज़ का लेवल फ़र्क होता है, हर मरीज़ की परसेप्शन फ़र्क होती है, तो कुछ लोग अपने नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज का करके भी परेशान हो रहे होते हैं। सो अगर आपका नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, आपको ये पता करना है कि ये अब नॉर्मल है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये नोटिस करें कि इसके साथ कोई आपको इरिटेशन है या फिर आपको इसके साथ ख़ारिश का मसला है या बहुत बदबू है इसमें, तो सूरत हाल में तो इसके इलाज की ज़रूरत है। ये चीज़ नोटिस करें कि अमूमन ये जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है ये पीरियड्स के बाद स्टार्ट होता है, पीरियड के मिड में जाकर ये पीक पे जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाता है। ये भी एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की निशानी है, चूँकि ये आपकी ओव्यूलेशन के साथ साथ चल रहा होता है और ये ज़रूरी भी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है या मेनोपॉज आ जाता है तो वजाइनल डिस्चार्ज में कमी आना शुरू हो जाती है, जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, और पेशेंट अमूमन ड्राइनेस की कंप्लेंट करना शुरू हो जाते हैं। फिर वो वजाइनल डिस्चार्ज जिसे हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, अमूमन 2 तरह की अगर हम इसको करें डायग्नोज, तो अमूमन 2 तरह के होते हैं। एक फंगल होता है और एक बैक्टीरियल होता है, यानी कैंडिडाइसिस हो सकता है। फंगल के अंदर टिपिकली पेशेंट को जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो ये होती है कि थिक डिस्चार्ज होता है, कर्ड लाइक होता है, फुटियाँ से बन जाती हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ख़ारिश की शिकायत होती है। जो गलती पेशेंट्स करते हैं यहाँ पर, वो स्टीरॉयड की क्रीम्स लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेरी तौर पे तो फंगस नीचे बैठती है और उसके बाद फिर से ग्रो करना शुरू हो जाती है। सो प्लीज़ सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड कीजिए, डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट दें। फिर कुछ क्रीम्स वो जो एंटी फंगल ही बाहर लगाने के लिए भी देते हैं, तो जो बाहर की इरिटेशन होती है वो उससे सॉल्व हो जाती है। जिन लोगों को रिपीटेडली फंगल इन्फेक्शन रहती है उनकी स्किन का टेक्सचर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है या उनका कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऐसे इसमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट जिनको रिपीटेडली फंगल इन्फेक्शन हो रही होती है उन्हें लंबे अरसे के लिए ट्रीटमेंट को दिया जाए और ये वजह देखी जाए कि ये क्यों हो रही है। शुगर के पेशेंट्स में या बहुत ज़्यादा जो लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं उन केसेस में इन लोगों को, या जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम होता है या कोई ऐसी दवाइयों पे होता है जो इम्यूनिटी लेवल को कम कर देती है, तो या वो अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो पूरा किए बगैर छोड़ देते हैं। इस सूरत हाल में फंगल इन्फेक्शंस बार बार हो रही होती हैं। सो अगर आप डिटेल में जाके अपने डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बताते हैं तो वो आपको अप्रोप्रिएट टाइम के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। फंगल इन्फेक्शन में कभी भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मत कीजिए, चूँकि वो उसको ठीक नहीं करेगा, वो उसको मज़ीद बिगाड़ देगा। दूसरी कंडीशन जो हमने बात की थी इन्फेक्शन का रीज़न है वो बैक्टीरियल हो सकता है, उसको हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ख़ारिश वगैरह की शिकायत तो नहीं होती है, इंक्रीज डिस्चार्ज की वजह से इरिटेशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन अमूमन ये पेशेंट जो है वो बैड स्मेल की जो है ना कि बहुत ज़्यादा स्मेल की शिकायत होती है, वो ये शिकायत करते हैं। ये पेशेंट्स जो होते हैं इन्हें जो है वो अमूमन एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि लोकल होती हैं, लोकल क्रीम्स की फॉर्म में होती है। अब अगर ये मरीज़ एंटी फंगल टैबलेट्स रखते रहेंगे तो भी ये ठीक नहीं होंगे, हो सकता है आर्जी तौर पे थोड़ा बहुत बेहतरी आ जाए, ये वहीं के वहीं फिर इन्फेक्शन दोबारा आ जाती है। ये इसमें ज़्यादातर हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम लोकल एंटीबायोटिक्स दें और खाने वाली एंटीबायोटिक्स कम से कम दें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोकल मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहते या ऑलरेडी कर चुके होते हैं, वो ठीक ना हो, यहाँ पे हमें जब यहाँ लगे कि ये ज़्यादा सेवेरिटी की तरफ जा रही है तो उस सूरत हाल में उनको हम कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं ताकि ये इन्फेक्शन उनकी एक दफ़ा क्लियर हो जाए।
अब इसमें हमने ये देखना होता है कि वो कौन सा ऐसा बिहेवियर होता है कि पेशेंट को बार बार जो है वो इन्फेक्शंस हो रही होती हैं। ये डिस्कस करने के बाद उन चीज़ों को भी अवॉइड करने का कहा जाता है। याद रखने वाली बात ये है कि यह कैंडिडाइसिस है, ये वेजिनोसिस है, ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, ये STDs नहीं है। हाँ, अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है आप डॉक्टर से डिस्कस करें, या अगर आपको लग रहा है कि ये डिस्चार्ज की वजह से आपके पूरे पेट में दर्द शुरू हो रही है तो फिर ये सेवेरिटी को इंडिकेट कर रही होती है। ऐसी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पे इलाज की ज़रूरत होती है कि कहीं आपको PID ना हो जाए। PID का वर्ड कॉमनली लोग यूज़ करते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए, जो कि गलत है। तो फिर अगर आपको लग रहा हो कि जो इन्फेक्शन है ये ऊपर की तरफ ट्रांसमिट हो रही है तो उस सूरत हाल में हाँ बिल्कुल आप PID की तरफ जा सकते हैं और फौरी तौर पर इसके इलाज की ज़रूरत भी होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हर डिस्चार्ज को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर डिस्चार्जेस या फंगल या बैक्टीरियल होते हैं और वो सिंपल मेडिकेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। सो इसके लिए परेशान मत होइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।